करता हूँ ना, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है अपना। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग ये कर लिए थे ना, यहाँ तक हमारा। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस के लॉजिक्स को लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वो ये था, इसमें ये रहता है कि मॉड के अंदर में जब भी आप कोई भी कंटेंट को, नेगेटिव कंटेंट को डालते हैं, तो मॉड उसको पॉजिटिव करता है। एक तो ये बात थी, और एक रिवर्सिबल बात भी हम लोग को ये सीखनी थी इसमें कि मॉड को ब्रेक कैसे किया जाता है। मॉड हटाओ, मैं बोला भी था लास्ट क्लास में कि मतलब सीबीएसई बोर्ड ने इसको लेके इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो लोग इसके क्वेश्चन इंटीग्रेशन में नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम के भी पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि मॉड को हटाते हैं हम लोग, जब से जैसे ही रिप्लेस करते हैं मॉड को हटाते हैं, तो इसका जो पार्ट्स है वो कैसे ब्रेक होता है। एक होता है ऐसा, देखो मॉड x-1 है तो इसको ब्रेक कर देंगे हम ऐसा। एक हो जाएगा +x-1 और एक -(x-1), ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ये होने के बाद, ये ब्रेकिंग होने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि ये इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और फिर हम कौन कौन से x में y=x-1 के ग्राफ को लेते हैं, और कौन कौन से x में y=(-x-1) का ग्राफ लेते हैं। तो वो भी हम लोग ने लास्ट क्लास में ये सब पूरा ग्राफ के थ्रू देखा था ना। पहले इसके ब्रांचेस बनाते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं, x-1 को इधर भेज दिए। अच्छा, एक चीज और, चलो तो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अब हम लोग चालू करते हैं कि मॉड के साथ प्ले कैसे करना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसको कहीं पर भी हम आपके सामने डालेंगे मॉड को, तो आप बेफिक्र हो कि उसको कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सोचना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ना देखो, ये वाला जो ग्राफ है अपना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ट्रिक भी बताया था। (mod(x-1) का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनते हैं। मॉड के अंदर में जो x-1 है, इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, और 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आती है 1। तो मॉड के ग्राफ जब भी ना मॉड के अंदर में लीनियर आता है, जब भी मॉड के अंदर में लीनियर आता है, लीनियर मतलब वो कि पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 आता है, जैसे ये x-1 है। जब भी मॉड के अंदर में लीनियर आता है, हमेशा आंख बंद करके आप मॉड का ग्राफ बनाओगे तो वी शेप ऐसा बनाना ही है हमेशा। अब वो वी जो होता है ना, वी शेप का जो वर्टेक्स है ये वाला, ये वर्टेक्स कौन से एक्स एक्सिस में किस पॉइंट से कट होते हुए जाएगा। तो उसका ट्रिक ये था कि मॉड के अंदर वाले जो कंटेंट है x-1, इसको 0 से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो आपको ये वी शेप x=1 से बनाना है। ये डायरेक्ट ट्रिक मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। लेकिन आपको ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि वी शेप में ना, ये पता है ये कौन होता है। वी शेप में ये होता है, ये माइनस टाइम्स x-1। और वी शेप में ये वाली डंडी या ये वाली लाइन कौन सी होती है, जो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, वो ये वाली लाइन कहलाती है x-1, जो ये हम लोग ने दूसरी ब्रांच बनाई हुई थी। तो ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए ना कि 1 के आगे जो ब्रांच चल रहा है वो प्लस वाला है, और 1 के पीछे जो ब्रांच चल रहा है वो माइनस वाला है। तो ये देखो इसका यूज, ये देखो जैसे ये वाली ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ग्रीन लाइन माइनस टाइम्स x-1, और ये वाली जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है दैट इज प्लस टाइम्स x-1। ये ऐसा, ये है ना डिफरेंस। तो ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, जैसे मैं आपको आगे जाके क्वेश्चंस कैसे कैसे दूंगा पता है आपको, कि कई लोग के दिमाग में चलता है, जैसे एक जन किसी का डाउट भी था लास्ट क्लास में कि सबका एप्लीकेशन कहाँ है, डोमेन रेंज का, ये सब होते हैं ना, डाउट्स आते रहते हैं। तो ये ग्राफ का यूज कहाँ है। तो जैसे मैंने आपको ये दे दूंगा कि y=(mod(x-1) है, और x के लिए मैंने कंडीशन दे दूंगा आप लोग को आगे से कि x की वैल्यू मान लेते हैं -3 से +3 है। तब आपको बताना है कि y=(mod(x-1) क्या होगा अगर x की वैल्यू -3 से +3 है। तो आपको पता है, इस चीज में आपको ग्राफ का या लॉजिक का क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल -3 यहाँ आता है, और एग्जांपल +3 यहाँ आता है, ठीक है, नंबर लाइन। तो -3 से लेकर, ये देखो -3 यहाँ पर आएगा ग्राफ में, यहाँ पर कहीं पर। तो -3 से लेकर, आपको पता है ये x=1 तक, -3 से लेकर ये x=1 तक, जो मॉड है ना, वो अपना नेचर दिखाएगा माइनस टाइम्स x-1। और फिर 1 से 3 तक मॉड अपना नेचर दिखाएगा प्लस टाइम्स x-1। तो ऐसे ब्रेक करके हम लोग कोई भी आगे आने वाले समय के क्वेश्चन जो है उसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे।
तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आगे जाके, जब क्वेश्चंस आते हैं तब चीजें और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगी। हालांकि ये तो अभी ये भी क्वेश्चन ही है डोमेन नेम्स के ऊपर में। चलो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टाइप के से। हाँ, अब आते हैं अपन लोग सिग्नम फंक्शन में। देखिए सिग्नम फंक्शन हेडिंग डाल दो। ये सिग्नम सिंघम नहीं है ना, सिग्नम है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू sgn x, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्नम को। अब सिग्नम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू sgn x इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, मॉड x अपॉन x, ये इसका फॉर्मूला है ना। मैथमेटिशियन लोग ने जो इसका फॉर्मूला ये डिसाइड किया ना, ये मॉड x अपॉन x को हम लोग सिग्नम बोलेंगे। उसमें उन्होंने एक कंडीशन बना दिया था। कंडीशन ये कि आप क्या करोगे, इसके ब्रांचेस बनाओगे। तो इसके ब्रांचेस कैसे बनाएंगे हम लोग? जब हम लोग x को 0 से बड़ा लोगे, जैसे आप x को 0 से बड़ा ले लेते हो, इक्वालिटी मत लाना, और जैसे आप x को 0 लोगे, और एक कैटेगरी और, जब आप x को लेस देन 0 लोगे। मैं ये सब कैटेगरी क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे की रीजन है, क्योंकि मॉड x जो है ना, वो x ग्रेटर देन 0 पे प्लस x है, x लेस देन 0 पे माइनस x है, और x इक्वल्स टू 0 में मॉड x 0 होता है। तो मॉड x अपने नेचर अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा ब्रेक कर दिया। तो देखो x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x हो जाएगा प्लस x। ठीक है, तो प्लस x ये हो जाएगा प्लस x ना, प्लस x डिवाइडेड बाय x ये हो जाएगा 1। एक्स ग्रेटर देन 0 में तो ये वाली, जैसे एग्जांपल आप कोई भी वैल्यू सोच लो। जैसे आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो ना, किसकी सोचोगे, 2 की वैल्यू निकालते हैं इसकी। चलो एफ ऑफ 2, तो मेरे को क्या निकालना है, सिग्नम ऑफ 2, ये पता लगाना है। तो सिग्नम ऑफ 2 के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मॉड 2 लूंगा, मॉड के अंदर में 2 और नीचे भी 2। आप सबको पता है कि मॉड 2 2 ही होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1। तो इस टाइप की कोई भी नंबर को आप लोगे ना जो पॉजिटिव नंबर है, तो सिग्नम उसका आउटपुट 1 ही देगा, चाहे आप जो नंबर डालना डाल लो पॉजिटिव में, तो सिग्नम उसका आउटपुट पॉजिटिव ही देगा। अब दूसरी चीज देखिए, मॉड जो होता है ना, मॉड एक्स, एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स अपना नेचर बदलता है। तो मॉड एक्स दो टाइप का नेचर दिखाता है, एक तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स, और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स, ये ऐसा। और एक्स इक्वल्स टू 0 पे भी 0 होता है मॉड, मॉड एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पे 0 होता है, ये भी लिख के रख लेना। तो इस टाइप का जो मॉड का 3 नेचर है, तो सिग्नम का भी 3 नेचर दिखेगा। ठीक है, यही लॉजिक है। तो जब आप एक्स लेस देन 0 लोगे, तो मॉड एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, ये देखो इसके हिसाब से। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज -1, ये हो गया एक्स लेस देन 0। अब लास्ट जो मैं बोल रहा था कि मैथमेटिशियन लोग ने जब इसका डेफिनेशन डिसाइड किया, तो एक चीज जो आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर रखना पड़ता है, या बोलते हैं याद रखना पड़ता है, या बोलते हैं एक्सेप्शन है, वो ये कि x की जब वैल्यू 0 डालोगे ना, तो मॉड 0 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है लिमिट्स चैप्टर के हिसाब से, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये थोड़ा सा अपने को आपको याद रखना है कि x की वैल्यू 0 पे सिग्नम 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ करेक्शन कर लो। यहाँ पर ये जो ब्रांच बनाया ना मैंने, यहाँ पर ये -1 है, +1 0 -1। तो आपको पता है सिग्नम के 3 आउटपुट होते हैं। इनपुट क्या क्या लेता है वो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, इतने इतने टाइप के वो इनपुट्स लेता है सिग्नम। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और x इक्वल टू 0 मतलब न्यूट्रल नंबर। तो पूरे रियल नंबर को लेता है सिग्नम अपने अंदर में, बट आउटपुट वो देता है या तो +1, या तो 0, या तो -1। तो यू कैन ट्राई विद एनी अदर एग्जाम्पल, और कोई भी आपको एग्जाम्पल ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुट कर दिया -2, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मुझे निकालना है सिग्नम ऑफ -2। सिग्नम ऑफ -2 का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर में हम डाल दिए -2, एक सेकंड ना, मॉड के अंदर हम लोग डाल दिए -2 और नीचे भी आ गया -2। मॉड तो क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, तो ऊपर तो हो जाएगा +2, नीचे रहेगा -2 ही, तो +2 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा -1। तो ये एक रीजन है कि जब भी आप लेस देन 0 लोगे, तो रिजल्ट हमेशा -1 ही आएगा, हमेशा। चाहे आप जो एग्जाम्पल लेना है, जो भी एक्स की वैल्यू लेना है, लेके आप स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद दैट। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ के लिए अब एक एक स्टेप दिखे ना, मैं क्या करता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। मुझे अगर सिग्नम का ग्राफ बनाना है,
तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाऊंगा मैं, y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ बनाऊंगा, और जब x 0 है तो y भी 0 है। ये ध्यान देते रहो हर चीज में। y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल्स टू -1 का, एंड जब x 0 है तो y भी 0 है। अच्छा, तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनता कैसे था? जैसे आप 9th 10th में या 11th में भी देखे होंगे, कॉन्टिन्यूसली 9 से चला आ रहा है ये वाला टॉपिक। How to make a graph of y equals to 1? This is a line parallel to x-axis and passing through 0, 1. ये अपना x-axis y-axis है। तो y equals to 1 is a line parallel to x-axis and passing through 0, 1. इससे पास होती है। That is known as y equals to 1. इसी तरीके से ये हो जाएगा y equals to -1, नीचे वाली लाइन। बट आपको पता है y equals to 1 को पूरा नहीं लेना है आपको। y equals to 1 कितना लेना है? जब x 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये देखो मैं कैसे ग्राफ बना रहा हूँ ना, मैं इसलिए प्लॉटेड ग्राफ, एक इमेज ग्राफ इसका यहाँ रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक बार y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाऊंगा मैं, ये देखो ये रहा, और एक बार मैं ये रहा पूरा y इक्वल्स टू 1, ये पूरा y इक्वल्स टू 1 है ऐसा, ये हो जाएगा पूरा y इक्वल्स टू -1, ये पूरा ऐसा, और ये हो गया x 0 तो y 0, ये जब x 0 है तो y भी 0 है, ये वाला पार्ट ना। लेकिन आप सबको पता है कि x ग्रेटर देन 0 पे y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ लेना है। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला पीछे का पार्ट पूरा डिलीट हो जाएगा यहाँ से, सिर्फ इतना लेंगे। और एरो का मतलब क्या होता है पता है? कि ये ग्राफ ऐसे ही चलते जा रहा है, ये ऐसे ही चलते जाएगा ये ऐसा, और ये भी ग्राफ इधर ऐसे ही चलते जाएगा y इक्वल्स टू -1, ये ऐसा। और जब x 0 है तो y भी 0 है ना, तो ये वाला। लेकिन आपको पता है जब x 0 है तो y 1 नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। जब x 0 है तो y 1 नहीं है ना, तो 0, 1 वाला पॉइंट नहीं रहेगा, उसके आगे का पॉइंट रहेगा। जैसे आपने x को 0.1 डाल दिया, x को आपने 0.1 डाला, तो भी आपको पता है आउटपुट आपको 1 ही मिलने वाला है। उस सिग्नम वाले फॉर्मूले में आप डाल के देखना। तो फाइनली हमारा जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ इस टाइप का रहेगा कि ये पूरा y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, ये वाला, और ये पूरा y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ है। पर यहाँ पीछे का पार्ट हम डिलीट करेंगे, क्योंकि x लेस देन 0 पे y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ लेना है, x ग्रेटर देन 0 पे नहीं। तो x ग्रेटर देन 0 पे नहीं लेना है ना y इक्वल्स टू -1, तो ये रेड वाला हट गया। फिर x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ लेना है, ये। इसका मतलब ये पीछे ब्लैक वाली जो लाइन मैंने खींचा वो नहीं लेना, ये हटाओ। तो x ग्रेटर देन 0 पे y इक्वल्स टू 1 है, x लेस देन 0 पे y इक्वल्स टू -1 है, और x इक्वल्स टू 0 में y इक्वल्स टू 0 है। तो फाइनली इसका ग्राफ जो रहता है ना वो कुछ इस टाइप का दिखता है, देखो ये ऐसा। फिर यहाँ से ओपन होल, ये इधर ऐसे ही चलते जाएगा, यहाँ से ओपन होल, और ये इधर चलते जाएगा। तो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स। बट बेस्ट पार्ट इज दैट डोमेन बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी आप दे सकते हैं डोमेन में, बट रेंज इज लाइक -1, 0 और 1। सबसे बेस्ट खासियत इसकी यही है कि रेंज ही केवल 3 एलिमेंट्स देता है सिग्नम। तो सिग्नम के बारे में अब एक चीज और सुनिए, अब इतना समझ रहे हो तो एक और चीज समझ लो फिर। सिग्नम के अंदर में जो भी आपने इनपुट डाला, ध्यान से सुनना, अगर ये इनपुट पॉजिटिव है, इफ दिस इनपुट इज पॉजिटिव, देन सिग्नम विल गिव आउटपुट ऑलवेज 1। हमेशा ध्यान रखना, सिग्नम के अंदर में जो भी इनपुट आप डालोगे, अगर वो इनपुट पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट हमेशा 1 होता है। अगर सिग्नम के अंदर का इनपुट, अगर ये इनपुट अपना नेगेटिव है, इफ इनपुट इज नेगेटिव, देन हमेशा सिग्नम जो है वो आउटपुट हमेशा -1 देगा। और अगर सिग्नम के अंदर में आपने जो भी इनपुट डाला, अगर वो इनपुट 0 है, इफ दैट इनपुट वैल्यू इज 0, देन सिग्नम विल गिव आउटपुट 0। -2। -2 कहाँ से आएगा? अगर इनपुट 0 है सिग्नम के अंदर में तो आउटपुट भी 0 है, ये तो रहा। x 0 डालोगे तो आउटपुट 0 आएगा ना, चैतन्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिग्नम के लिए, कि सिग्नम का आउटपुट -1 होता है जब इनपुट नेगेटिव होता है, सिग्नम का आउटपुट 1 होता है जब इनपुट पॉजिटिव होता है, और सिग्नम का इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। ग्राफ एंड ईच एंड एवरीथिंग आप मतलब समझ लो, हर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए बहुत थोड़ा क्लोज ग्राफ जो होता है ना, कार्टेशियन प्लेन में अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका क्लोज ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिखता है, डोमेन रेंज सब लिखा हुआ है इसमें। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो ये रहा, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ग्राफ अब नहीं बनाना है ना आपको, सिग्नम के ग्राफ अब जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखो मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज पता है कि y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन है। सिग्नम ना, कोई भी एक्स डालो वो हमेशा आउटपुट देता है, तो कुछ भी एक्स डाल दो। सिग्नम तो ऐसा नहीं बोलता है ना कि मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब सिग्नम ऐसा कुछ नहीं बोलता कि अगर स्क्वायर रूट है तो दिक्कत है, स्क्वायर रूट होता तो दिक्कत होता है, या डिनोमिनेटर में कुछ एक्स होता तो दिक्कत होता है। सिग्नम में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख भी सकते हो। सिग्नम के अभी जो रिजल्ट हम लोग देखे हैं, सिग्नम की आदत क्या है, इसीलिए ना मैं यहाँ पर ये डिस्प्ले किया था आपको इनपुट के बारे में। सिग्नम के अंदर में इनपुट पॉजिटिव डालते हो तो आउटपुट वन आता है, नेगेटिव डालते हो तो आउटपुट माइनस वन आता है, और सिग्नम के अंदर में अगर आप इनपुट जीरो डालते हो तो आउटपुट जीरो आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिग्नम जो देख रहा है अपने अंदर में वो कुछ भी ले सकता है वो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्क्वायर रूट है ना तो कोई एक्स डिनोमिनेटर में है। तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी एक्स डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो चलो मैं ग्राफ भी बना दे, छोड़ो ग्राफ को कट मत करो, बना ही लो, हटाओ, इसका ग्राफ बनाते हैं अभी। अब रेंज में आते हैं हम लोग। आपको पता है, कोई बता सकता है आप लोगों में से किसी का भी अगर थोड़ा सा भी इस चीज को लेके ब्रेन, हाँ जी आशुतोष, बहुत सही आंसर है आपका। इन्होंने कुछ तो भेजा है, मैं देखता हूँ इनका आंसर सही है कि नहीं। मेरे को आधा पार्ट तो आपका सही लग रहा है आशुतोष। पहले मुझे ये चेक करना है, वेविकर मेथड आप लोग सब पढ़ लियो, तो पहले मुझे ये चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। कौन? ये अंदर का कंटेंट। तो मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन कब पॉजिटिव होता है ये देख लेते हैं, और कब नेगेटिव होता है ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब सो क्योंकि आप लोग सब बेबी कर मेथड पढ़ लिए हो, तो इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ ताकि इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करते थे बेबी कर मेथड में, यहाँ पर ऐसा बनाते थे, ये होता था एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करोगे तो वन, और एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करोगे तो माइनस, ऐसा हो गया। नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ये लिखते थे हम लोग। अब बहुत ध्यान से सुनना है आप लोग को। तो ये यहाँ पर क्या होगा, वन पे क्या होगा और माइनस वन पे क्या होगा, ये भी तो देखना है। ये माइनस वन है, ये वन है, तो वन पे क्या होगा माइनस वन पे क्या होगा। आपको पता है वन पे ना एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जाएगा, और माइनस वन पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी अभी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। फिलहाल हम लोग इसमें आते हैं कि प्लस वन से इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी से वन तक, ये जो पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, कौन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको पता है वो पॉजिटिव रहेगा। अब देखना ध्यान से ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स बिलोंग्स, हाँ जी, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी में, ये देखो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी में, ये आउटपुट दे रहा है पॉजिटिव, क्योंकि अंदर का इनपुट पॉजिटिव है, ये अंदर का इनपुट ही है ना, तो ये अंदर का इनपुट पॉजिटिव है, तो सिग्नम अपना आउटपुट देगा वन। जब भी उसके अंदर का इनपुट पॉजिटिव है तो सिग्नम अपना आउटपुट दे देता है वन। तो ये वाली बात कहाँ से कहाँ होगी पता है, एक्स लेस देन वन, देखना अब ध्यान से, एक्स लेस देन माइनस वन बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। अब इधर आता हूँ। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, अगर एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा लेते हो आप, एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा लेते हो, तो भी ये एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव है, देखो। तो ये फिर से अपना आउटपुट सिग्नम के अंदर में जब भी पॉजिटिव डालोगे तो सिग्नम अपना आउटपुट वन दे देता है, तो ये आउटपुट वन ही देगा। अब देखो माइनस वन है ना, अरे यार ये वन, वहां पर वन की जगह माइनस वन क्यों, हाँ माइनस वन से वन तक अगर हम चले, तो माइनस वन से वन तक इसके बीच में सिग्नम अपने अंदर में इनपुट नेगेटिव ले रहा है, ये सिग्नम के अंदर का इनपुट है, ये इनपुट है ना, इनपुट इज इक्वल टू, तो सिग्नम के अंदर का इनपुट आ रहा है माइनस वन से वन में नेगेटिव, इसका मतलब सिग्नम अपना आउटपुट देगा माइनस वन, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे को क्लियर कि माइनस वन से वन में सिग्नम अपना आउटपुट देगा माइनस वन, क्योंकि सिग्नम अपने अंदर में नेगेटिव ले रहा है, तो वो आउटपुट देगा माइनस वन, सिंपल। बट आपको पता है सिग्नम कब जीरो हो जा रहा है, सिग्नम के अंदर में जब जीरो आता है इनपुट, तब सिग्नम अपना आउटपुट भी जीरो देता है। तो सिग्नम अपना आउटपुट जीरो कब देगा, जब एक्स की वैल्यू वन लोगे
और एक क्या लोगे, -1। -1। तो ये ग्राफ बनाते हैं अब हम लोग। अगर आपको ये पार्ट क्लियर है तो सिग्नम का आउटपुट आएगा 0 जब x की वैल्यू आप 1 और -1 दोगे, ठीक है। और ये देखो ना, ये इनपुट 0 बन जाएगा। सिग्नम का आएगा आउटपुट 1 जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। और सिग्नम का आएगा आउटपुट -1 जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच। अब इसको लेके अगर अपन लोग ग्राफ बनाए तो देखिए, मैं पहले सोच रहा था ग्राफ नहीं बताऊंगा, अब मैं सोचा चलो बता ही देते हैं। तो देखो, इसको लेके मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा पता है। हम लोग क्या ग्राफ कैसे बनाते हैं, y=1 का, y=-1 का, यही सब ग्राफ तो बनाएंगे हम। तो मैं एक चीज छोटी सी काम करने जा रहा हूँ इसमें। मैं सबसे पहले ना कार्टेशियन प्लेन में -1 और 1 बना देता हूँ, 0 बना देता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 1 और -1 पे आउटपुट कुछ आ रहा है 0, और -1 से 1 के बीच में कुछ अलग आउटपुट है, और -1 से छोटा और 1 से जब बड़ा है x तो आउटपुट 1 है। तो ऐसे आउटपुट में वैरायटीज आ रही है, डिफरेंट टाइप की आउटपुट आप देखने को, मतलब फील करने को मिल रही है। तो चलो बनाते हैं। चलो, अब इसके लिए सबसे पहले ना आप लोग एक काम करोगे, ये y=1 का ग्राफ ऐसे बना लो, ठीक है। फिर इधर आप बना लो y=-1 का ग्राफ। ये हो गया अपना दोनों का ग्राफ। अब एक काम करो, इसके बाद यहाँ पर आप पकड़ लो, ये है x की वैल्यू माइनस, और ये है अपनी x की वैल्यू +1। ये अपनी x की वैल्यू +1 है, और ये अपने ग्राफ का नाम है y=1, और ये ग्राफ का नाम है y=-1। ठीक, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इधर। ये है अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया 0। अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट कैसे बनाना है, ग्राफ का पार्ट कौन कौन से बनाना है। x जब -1 से छोटा है, x जब -1 से छोटा है, तो y=1 का ग्राफ लेना है आपको। तो ये देखो, ये मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेरा ग्राफ कौन कौन सा रहेगा। तो ये देखो, ये x जब -1 से छोटा है तो ग्राफ रहेगा मेरा ये। बट बस बस मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि -1 को नहीं लेना है यहाँ पर। यहाँ पर x जब 1 से बड़ा है, x जब 1 से बड़ा है, तब भी ग्राफ ना मुझे यही लेना है, y=1 का ग्राफ, ठीक है। और चलें अपन, x जब -1 से 1 के बीच में है, तब ग्राफ रहेगा मेरा y=-1 का, ठीक है। तो जब x -1 से 1 के बीच में है, तब भी ग्राफ रहेगा मेरा y=-1 का। ये y=-1 है, और ये ग्राफ रहेगा फिर। तो जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x²-1। और जब x की वैल्यू -1 है तो ग्राफ अपना आउटपुट 0 दे रहा है, और जब x की वैल्यू +1 है तो वो अपना आउटपुट 0 दे रहा है। तो फाइनली ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x² + 1 इज व्हाट, सॉरी x² - 1 इज व्हाट, कि ये इसका ग्राफ रहेगा। देखो, ये ब्लू कलर का -∞ से -1 तक, ये ब्लू कलर का ग्राफ मतलब आउटपुट 1 देगा। -1 से 1 तक इसका आउटपुट -1 आएगा, और 1 से ऊपर इसका आउटपुट हो जाएगा +1। तो जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x²-1। इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, कहीं पर भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो फाइनली हमको ये देखने को मिल रहा है, हम रेंज में वैरायटी देख सकते हैं। रेंज हमें 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 2 बार दिख रहा है, बट आपको लिखना एक ही बार है। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डोमेन रियल है, कुछ भी x डाल दीजिए आउटपुट है। बट इसका रेंज फिर से वही आ रहा है जो कि पिछले वाले पार्ट से मैच कर रहा है। देखो, फिर से पिछले वाले पार्ट से फिर से डोमेन रेंज मैच कर रहा है, इवन दो इसका ग्राफ सेम नहीं है। और जब ग्राफ सेम नहीं होते ना, तो वैसे फंक्शंस को आइडेंटिकल फंक्शन नहीं बोलते। इनडायरेक्टली आप 12th का आइडेंटिकल फंक्शन भी पढ़ते जा रहे हो इनडायरेक्टली। जब भी कोई भी दो फंक्शन का ग्राफ सेम है, सॉरी डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और उनका ग्राफ का लुक भी सेम है, जब ये तीनों चीज सेम होती है तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। तो पिछला जो सिग्नम फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसका डोमेन और रेंज देखो, ये डोमेन रेंज, और अभी जो पढ़े हम लोग उसका डोमेन रेंज पूरा सेम है, बट दोनों के ग्राफ में बहुत फर्क है। दैट इज द रीजन कि दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, ये वाला अभी होल्ड कर रहा हूं मैं, इसको ट्राई करते हैं। या चलो ये भी बता ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ना सिग्नम के देखो, इनपुट नॉर्मली फंक्शन का डोमेन एक्स कहलाता है, ठीक है। बट सिग्नम का इनपुट ये कहलाएगा, ये सबको सिग्नम का इनपुट बोलेंगे।
ध्यान देना, फंक्शन का इनपुट एक्स कहलाता है। क्या एक्स की वैल्यू जो ये फंक्शन ले पाएगा, बट जो भी वो ले पाएगा वो सिग्नम के लिए वो एक्स को इनपुट नहीं बोलेंगे, सिग्नम के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इनपुट बोला जाता है। तो ये फर्क को समझना बहुत कंपलसरी चीज है ना। सिग्नम नहीं, कोई भी फंक्शन हो, जैसे मैंने बोला ये लॉग है, ठीक है, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने दे दिया और ये फंक्शन बोल दिया मैंने, तो आपको पता है फंक्शन के लिए एक्स डोमेन, एक्स की वैल्यू कौन कौन सी, एक्स की वैल्यू ये लॉग एक्सेप्ट कर पा रहा है कौन कौन सी, वो एक्स को हम लोग डोमेन बोलेंगे। बट एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लॉग का इनपुट बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ इनपुट फॉर लॉग। तो कोई भी फंक्शन के अंदर में जो मटेरियल आ रहा है उसको इनपुट बोला जाता है, और उस मटेरियल में एक्स जो आ रहा है उसको डोमेन बोला जाता है। तो ये फर्क भी समझना जरूरी है। आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप टेक्निकली समझ पाते हो तो अच्छी बात है, और टेक्निकली नहीं समझ पाते तो लॉजिकली भी आप जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ लॉजिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा मैथमेटिक्स, सॉरी क्या बोलेंगे अपन, टेक्निकली। ये इनपुट कहलाएगा ना, ये सिग्नम का इनपुट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको जो भी मन में आ रहा है ना, जो भी मन में आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, एक्स की वैल्यू आप पुट करो, आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ना तो कभी जीरो होता है, और ना कभी ये कभी जिंदगी में कोई भी एक्स में नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको जो भी मन में आ रहा है ना, आप एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, वो पॉजिटिव इस नेगेटिव को कट कर देगी। जैसे एग्जांपल आपने माइनस 99 पुट किया, तो माइनस 99 का स्क्वायर जो होता है वो जो भी होता है, ठीक है, और एक्स की जगह हम लोग डाल देते हैं माइनस 99 और प्लस वन। अब आप इसको सॉल्व करो, देखना पॉजिटिव आएगा। अब आप एक्स की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तब भी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉजिटिव होगा। आप एक्स की जगह जितनी बड़ी नेगेटिव सोच सकते हो या जितनी छोटी सी छोटी नेगेटिव भी सोचोगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नहीं। तो इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, आपको पता है सिग्नम का इनपुट जब भी पॉजिटिव होता है, अच्छा ये इनपुट, अब मैंने क्या बोला, कुछ भी एक्स आप पुट कर दीजिए इनपुट पॉजिटिव, तो मेरे मुंह से वर्ड क्या निकल रहा है, कुछ भी एक्स। कुछ भी एक्स का मतलब क्या हो जाता है, रियल नंबर, डोमेन कुछ भी चलेगा। बट आप लोग कोई बता सकते हो इसका रेंज क्या आएगा, एनीवन? अगर सर ये, वन। एग्जैक्टली आशुतोष, राइट, सिर्फ एक ही आउटपुट देगा ये, वन, क्योंकि इनपुट हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज वन। तो सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ क्या है पता है आपको? बेस्ट पार्ट देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत डिफरेंट है ये फंक्शन। और अभी बहुत मजेदार चीज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया। आपको पता है ब्लू कलर की लाइन इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको पता है एक और चीज, y इक्वल्स टू वन एंड y इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकंड, y इक्वल्स टू वन एंड y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये जो दो फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल कहलाते हैं। दो अलग अलग फंक्शन है, देखो y इक्वल्स टू वन तो एक सिंपल सा ग्राफ होता है, और y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये तो पूरा बना के देखना पड़ता है। तो जब ये पूरा बना के देखो तो ये भी y इक्वल्स टू वन की ग्राफ से पूरा मैच करता है। तो y इक्वल्स टू वन का, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, दोनों का ग्राफ सेम है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है। तो दैट इज द रीजन ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल कहलाते हैं। आइडेंटिकल फंक्शन मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हेडिंग दिखा दूंगा आप लोग को आगे जाके। हम लोग साथ ही साथ आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ते जा रहे हैं। आइडेंटिकल फंक्शन एक छोटा सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12 के फंक्शन का। तो यहाँ पर अपने सिग्नम का पार्ट खत्म होता है। इसके एक दो क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस कर लेते हैं तुरंत। आपको पता है लॉग अपने अंदर में कभी भी इनपुट नेगेटिव, देखो दो दो कंडीशन आएगी यहाँ पर, आपको डोमेन रेंज निकालना है। लॉग है जिसका बेस 10 है, और साथ में लॉग के अंदर में ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है, देखो लॉग एन बेस ए। तो आपको पता है एन की कंडीशन क्या होती थी, एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और बेस की कंडीशन होती थी बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नॉट इक्वल टू वन। तो बेस के लिए तो वैल्यू दी हुई है कि बेस वैल्यू 10, तो बेस की कंडीशन के लिए कोई हेडेक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में ये कंडीशन आ गई है कि एन की जगह आ गया है सिग्नम, ये आ चुका है। तो सिग्नम के लिए मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो लॉग के अंदर में अटैच है,
तो लॉग के अंदर का कोई भी कंटेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर में कोई भी कंटेंट जो है ना वो ऐसे करके मैं डोमेन निकालता हूँ। तो लॉग के अंदर में कोई भी कंटेंट आए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको पता है सिग्नम का जो रेंज होता है वही तो लॉग का इनपुट बनेगा ना, ध्यान से सुनना। सिग्नम का जो रेंज होगा वही तो लॉग का इनपुट बनेगा। तो लॉग ना तो अपने अंदर में जीरो ले पाता है, ना तो जीरो ले पाएगा वो, और ना वो सिग्नम का -1 ले पाएगा। सिर्फ वो सिग्नम का 1 ही ले सकता है लॉग, सिग्नम का 1। तो सिग्नम का आउटपुट 1 कब आता है, आप लोगों को किसी को याद है सिग्नम का? हाँ जी, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव में। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना केवल ये होगा, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। सिग्नम अपना आउटपुट पॉजिटिव तब देता है जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी होती है। और इस केस में सिग्नम अपना आउटपुट पॉजिटिव तब देता है, और कौन सी वैल्यू देता है? तो सिग्नम अपना आउटपुट हमेशा 1 ही देगा। पॉजिटिव में एक ही वैल्यू आती है सिग्नम की, 1। ठीक है, तो आपको पता है हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है, इसको हम बोल देते हैं y। तो डोमेन तो क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू इंफिनिटी रहेगा। चलो अब ये सिग्नम को मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कुछ भी x आप पुट कीजिए 0 से इंफिनिटी में, सिग्नम अपना आउटपुट देगा 1। और एनीवन नोस log 1 बेस 10 क्या होता है? 0। 1। नहीं, 0 बेटा। तो log 1 बेस 10 इज 0 एंड log 10 बेस 10 इज 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का डोमेन होगा 0 से इंफिनिटी एंड रेंज होगा 0, ओनली 0 आएगा इसके रेंज में। मतलब आप कुछ भी एक्स पुट करो, केवल पॉजिटिव ही पुट कर सकते हो एक्स, पहली बात। इसलिए केवल पॉजिटिव एक्स पुट कर सकते हैं क्योंकि सिग्नम जो लॉग के साथ अटैच, और लॉग एक सेंसिटिव चीज है। लॉग एन बेस ए में ये एन के लिए ये कंडीशन होती है। तो लॉग का देखो इस तरीके से लॉग का डेफिनेशन भी याद रखना है आपको। तो यही तो फंक्शन चैप्टर में यही तो है, आपको पूरे वो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन में मेमोराइज करने पड़ते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो करते करते आपको याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे हर क्वेश्चन में आपको कंडीशन बताऊंगा, लेकिन मेरे बार बार बताने से आपको याद नहीं होगा। आपके याद करके आने से और आपके ट्राई करने से ही आपको याद होगा। मैं बार बार बताऊंगा ना तो वो वही लगेगा, तो ये तो वही वही बड़बड़ा रहा है, ये पागल आदमी। तो वही लगता है बार बार, सबको वही लगता है। अगर मेरे टीचर वही वही चीज बार बार बोलेंगे तो सबको वही लगेगा। तो बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ के आना है। तो ये लॉग की कंडीशन होती है। तो लॉग के अंदर में जो एन है ना, वो एन का काम कर रहा है सिग्नम। तो सिग्नम शुड बी पॉजिटिव। तो सिग्नम की पॉजिटिव वैल्यू केवल 1 होती है, उसके आउटपुट की वैल्यू। वो 1 कब होती है? जब x 0 से इंफिनिटी होता है। तो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यही हो गया डोमेन। और जब भी आप उसकी वैल्यू 1 डालोगे तो y आउटपुट आएगा 0। तो दैट इज द रीजन कि इस क्वेश्चन का डोमेन आ रहा है 0 से इंफिनिटी एंड रेंज इज कमिंग 1। नाउ सी दिस, ये भी उसी टाइप की एक और वैरायटी है। ये x² - x+2 है, तो ऐसा। ठीक है, टेक्निकली मैं वहां पर बताया नहीं था आप लोग को। वो x² + x+1 जो होता है ना, टेक्निकली मैं बता देता हूँ। ये x² + x+1 जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और क्वाड्रेटिक का पता नहीं आप लोग 10th 11th में ग्राफ्स देखे हो कि नहीं। इनके ग्राफ्स होते हैं, इनके ग्राफ डिसाइड करने का काम कौन करता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी क्वाड्रेटिक के सामने, ये ट्रिक याद रख लेना, जब भी क्वाड्रेटिक का ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है ax² + bx + c, अभी तो फिलहाल आप लोग जो क्वाड्रेटिक पढ़ते हो ना, वो उस ये एक पैराबोला कहलाता है, जिसके ना दो टाइप के पैराबोला होते हैं। और उसका एक सेकंड, एक सेकंड ना। हाँ, तो देखो दो टाइप के पैराबोला होते हैं नॉर्मली, हम लोग जो नॉर्मली अभी पढ़ रहे होते हैं। एक होता है अपवर्ड वाला और एक होता है ऐसा डाउनवर्ड टाइप का। तो ना ये अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला डिसाइड करने का काम कौन करता है पता है? कब इसका माउथ जो है, ये पैराबोला का जो माउथ है वो ऊपर मुंह बनेगा और कब नीचे, वो डिसाइड करने का काम करता है कैपिटल ए। जिसको नहीं पता लिखते चलना ना, क्योंकि टाइम कम है, 11th की चीजें हैं। बट जिसको नहीं पता थोड़ा लिखते चलना। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, और इसका यूज 2 चैप्टर में आएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक को लेके, इसका यूज 2 चैप्टर में है। एक चैप्टर आपको तो एओडी चैप्टर में मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और एक आपको मिलेगा एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन के बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो उसमें भी यहाँ उसका इसका यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ का जो माउथ रहेगा ना वो ऊपर रहेगा। और जब भी डिस्क्रिमेंट, अगर आपको याद है तो, पहले डिस्क्रिमेंट छोड़ो, जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो ग्राफ का जो माउथ रहेगा, जो मुंह बनेगा पैराबोला का, वो नीचे बनेगा। अब आते हैं अपन लोग इसमें। जब भी डिस्क्रिमेंट, डिस्क्रिमेंट मतलब हो जाता था, डिस्क्रिमेंट का फॉर्मूला हो जाता था d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac।
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है देन ग्राफ, ये लिख लेना ना, ग्राफ विल कट x axis at two different points. Then graph will cut x axis at two different points, and that two different points are known as roots. लिख लो आगे. Then graph will cut x axis at two different points, and that two different points are known as roots. अगर d equals to 0 आता है, if discriminant की वैल्यू 0 है, then graph will touch x axis. Then graph will touch एक्स एक्सिस. आपको पता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ ग्राफ टच करता है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है. जैसे मैंने ग्राफ बनाया है ऐसा और ये ऐसा टच करते हुए चले जाए, तो ये टचिंग पॉइंट को इसका रूट बोलते हैं. ये ना 10th में भी था, बट मुझे पता है 10th में नॉर्मली स्कूल वाले स्कूल लॉजिक ही पढ़ाते हैं, ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाते नहीं. बट इसका यूज 11 में था. 11 तो पूरा कोविड में पता नहीं किसका कैसे गया है, तो मैं सोचा वापस से पढ़ा देता हूँ. और जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये लिख लेना आगे. देन ग्राफ विल नाइदर कट नॉर टच एक्स एक्सिस. अगर d ग्रेटर देन 0 है, देन ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड दैट टू डिफरेंट पॉइंट्स आर नोन एज रूट्स ऑफ दैट ग्राफ. इफ d is equals to 0, then graph will touch x axis at one point. हाँ, वो भी लिख लो. वो टचिंग पॉइंट इज नोन एज रूट. जो टचिंग पॉइंट रहता है ना d equals to 0 में, उसको उसका रूट बोलते हैं क्वाड्रेटिक का. और if d is less than 0, then graph will neither cut nor touch x axis. ये थोड़ा स्पीड में लिखना और बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना. और ये जो कॉपी में आप लोग लिख रहे हो, इस कॉपी के वाइट सेक्शन में ऊपर में कुछ ऐसा सिंबल बना दो जिसको आप ऐसे याद रखो कि ये पेज हमेशा पढ़ते रहना है. तो ये वाला पेज बहुत पढ़ने लायक पेज है, जहां पर भी आप ये लिख रहे हो. कोई टिक, कोई सिंबल या फोल्ड करके रखना है, या आप लोग कलरफुल स्टिकर्स लगाते हैं, जो भी है, ये पेज आपको बहुत बार बार पूरे 12th में यूज होगा. बीच बीच में यूज होगा, हर वक्त यूज नहीं होगा, बीच बीच में. तो मैं बार बार बोलूंगा कि ये पन्ना जाओ ओपन करो, फिर वहां से मैं समझाऊंगा ऐसे करके. तो चलो, तो अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक आता है, देखो जैसे कि ये रहा, मैं इसका ग्राफ समझाता हूँ कि ये इसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा ना. देखो देखो जैसे इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ देखो, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, 1. 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, वो ऐसा बनेगा ऊपर, बट माउथ ऊपर रहेगा. बट वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि टच कर रहा है कि नाइदर कट नॉट टच, उसके लिए मैं डी देखता हूँ. तो डी क्या आ जाएगा, एक्स के सामने का नंबर, फिर एक्स स्क्वायर के सामने का नंबर, और फिर सी. सी की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव. डी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब इस कैटेगरी का है. तो ग्राफ में नाइदर कट नॉट टच एक्स एक्सिस, लाइक ऐसा कुछ टाइप का ग्राफ है कि इसका माउथ ऊपर, और ना इसका ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा. ठीक है, एक सेकंड. चलो, हाँ जी. तो डी लेस देन 0, इसका मतलब क्या होता है पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ना एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच, और एक्स स्क्वायर के सामने का नंबर 1 है, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई. इसका मतलब इसका माउथ जो रहेगा ग्राफ का, वो ऊपर बनेगा. तो इसका मुंह ऊपर बना, ये मैंने ऊपर बना दिया. और ये ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को ऐसा कट करेगा, ना एक्स एक्सिस को ऐसा टच करते हो जाएगा. तो ना ये टच करेगा ना कट. ठीक है, तो ये ऐसे ही बनेगा, ना इधर कट नॉट टच. ये हो गया. अब आप ग्राफ देख के बता सकते हो. देखो ग्राफ देख के, किसका ग्राफ है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का. तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, इसका ग्राफ ना एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका भी ग्राफ होता है, उसका आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं ना. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है. क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. इसलिए आपको पता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक ऑफ क्वाड्रेटिक, जहां पर आप एक्स की हिट एंड ट्रायल वैल्यू ना पुट करके कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं कि कब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव, या कब जीरो हो रहा है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक तो हम लोग वहाँ हिट एंड ट्रायल के लॉजिक अप्लाई किए थे, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दिया था मैंने, कुछ भी कुछ पुट कर रहा था तो हमेशा पॉजिटिव दिख रहा था. और ये है कि आपके सामने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. नाउ आई एम यूजिंग दिस लॉजिक अगेन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मैं ये लॉजिक को कैसे यूज कर रहा हूँ ना. देखो,
देखो, दो बोलते हैं ना, दो एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, एक तो लॉग का एग्जामिनेशन और एक सिग्नम का। लॉग बोलता है कि मैं अपने अंदर में कभी भी इनपुट नेगेटिव नहीं लेता हूँ। लॉग के लिए इनपुट का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो ये चीज में क्लैरिटी होना, लॉग के लिए इनपुट का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और सिग्नम के लिए इनपुट का काम कर रहा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो लॉग जो जो आउटपुट देगा, उसी आउटपुट को सिग्नम अपने अंदर में एज ए इनपुट लेने वाला है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि लॉग के अंदर में जो इनपुट जा रहा है, उस इनपुट से क्या क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो देखो कितनी ट्रेजेडी चीज है ना ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक मुझे बताया गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? उसके लिए देख लेता हूँ कि क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या। तो अगर मैं माइनस एक्स को ब्रेक करता हूँ माइनस टू एक्स प्लस एक्स में, तो नहीं होगा। तो अब इसका डी देख लेता हूँ मैं, फिलहाल डी क्या आ रहा है। एक काम करो आप लोग, क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग। अ, चलो इसका डी देख लेते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सामने वाले नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब आते हैं डी पे। डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर इंटू कॉन्स्टेंट, तो ये आ रहा है माइनस सेवन। डी इज कमिंग नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। ठीक है, फिर से वही वाली केस है, ए पॉजिटिव और डी, यहाँ पर मैंने लिखा था ना थर्ड केस, डी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसका मतलब ये कोई भी एक्स आप पुट कर दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। वही तो मतलब था ना, अभी अभी वही तो डिस्कस कर रहे थे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाओगे क्वाड्रेटिक का, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब माउथ ऊपर, और डी लेस देन जीरो का मतलब ये होता है कि वो ग्राफ का माउथ जो मैंने बनाया ना, वो ना एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ रहता है, उसका मतलब वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी एक्स आप डाल दीजिए ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो वही लॉग चाहता था, लॉग तो यही चाहता है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन ये है कि लॉग अपने अंदर में इनपुट नेगेटिव लेता नहीं। ठीक है, तो चलो, ये बहुत ही अच्छी न्यूज हो गई कि लॉग यही चाहता था। तो फाइनली ये तो ऑलवेज आ रहा है पॉजिटिव, चलो फॉर एनी एक्स। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। लॉग अपने आउटपुट क्या क्या देता है? लॉग अपने इनपुट में लेता है पॉजिटिव, बट अपने आउटपुट में क्या क्या देता है? अगर आपको को याद होगा तो लॉग का आउटपुट होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा ना। तो लॉग अपने अंदर में इनपुट कुछ भी ले सकता है, और सॉरी पॉजिटिव लेता है, बट आउटपुट वो देता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस आउटपुट का, ये देखो, ये लॉग का आउटपुट आएगा। अब लॉग का आउटपुट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा आउटपुट है। उस चीज को सिग्नम अपने अंदर में इनपुट लेगा, और सिग्नम अपने अंदर में इनपुट लेगा, तो फाइनली जो अब आउटपुट देने वाला है, वो ये फंक्शन का रेंज कहलाएगा। तो आपको पता है सिग्नम अपने अंदर में क्या क्या ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आपको ये पता ही है, नेगेटिव नंबर के लिए सिग्नम अपना आउटपुट देता है माइनस वन, पॉजिटिव नंबर के लिए सिग्नम अपना आउटपुट देता है प्लस वन, और जीरो वाले नंबर के लिए सिग्नम सिग्नम अपना आउटपुट देता है जीरो। तो ये एक वैरायटी है सिग्नम की, जो चेंज होती रहती है ना। एक सेकंड ना, कौन गायब हो गया? आशुतोष का मैसेज आ रहा है। तो ये इस तरीके की वैरायटी आएगी। तो फाइनली कुछ भी एक्स आप पुट कीजिए, एक्सेस पर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होने के बाद कारण लॉग अपना अंदर में वो कुछ वो सबको लेगा, तो आउटपुट देगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वो चीज को सिग्नम अपने अंदर में इनपुट के तौर पे लेगा। तो फाइनली सिग्नम क्या झांक के देखता है? वो ये झांक के देखता है कि अरे, मैं तो नेगेटिव नंबर भी ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो लॉग के कारण मैं पॉजिटिव नंबर भी ले रहा हूँ और जीरो को भी ले रहा हूँ। तो फाइनली इस क्वेश्चन का रेंज और डोमेन क्या लिखने वाला हूँ मैं? एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट रेंज आएगा वही माइनस वन, जीरो और वन। इफ, फिर से वही, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। चलो ठीक, चलो नेक्स्ट। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और है ना, ये और वर्ड लिखा हुआ है, और इसकी मीनिंग होती है स्टेप अप। या तो इसको स्टेप अप फंक्शन बोल सकते हो, या तो ग्रेट। अब जो होता है, मैं सबसे पहले आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ होता क्या है। पहला हम लोग देख रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन, और वो कोई भी फंक्शन में ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वेरिएबल बैठे हुए हैं, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ वेरिएबल बैठा दूं ऐसा, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। वो बात अलग है कि ये दोनों डिफरेंट है, बट एक की वर्किंग सीखनी है आपको, वर्किंग यहाँ सीखनी है और यहाँ अप्लाई करना है, ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसको क्यों स्टेप अप बोलते हैं, इसके ग्राफ को।
फिर हम लोग इसके वो सब टेक्निकल मीनिंग में जाएंगे। एक्चुअली इसका जो ग्राफ होता है ना ग्रेटेस्ट इंजीनियर फंक्शन का, वो ग्राफ में एक लैडर टाइप का रहता है, स्टेप्स टाइप का। जैसे कि देखो ये, तो पहले हमको ग्राफ दिखा रहा हूँ और फिर हम ये देखो ये इसका ग्राफ। अब ये बहुत इजी है ना ग्राफ बनाना, ये 11th एनसीईआरटी में भी सब पूरा इसी दिया हुआ है। बट चैलेंजिंग क्या हो जाती है हमारे लिए, जो 11th एनसीईआरटी आर डी शर्मा कहीं पर भी अपन ओपन करके देखते हैं, तो वहां पर हमारे लिए चैलेंजिंग ये है, एज ए स्टूडेंट जब मैं उसको ओपन करता हूँ तो मुझे दिक्कत क्या आती है कि ये क्या है भाई। पहले तो ब्रेन डिस्टर्ब होता है सब चीजें देख के, और दूसरी बात ये टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ कैसे बनते हैं। तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है वो लोग ये सब बना ही नहीं सकते ना। अब आप लोग को देखना, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये भले बने या ना बने, बट आपको समझ में बहुत अच्छे से आया कि ग्रेटेस्ट इंजीनियर का ग्राफ ऐसे स्टेप्स में क्यों बन रहा है, ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। और आप देखो हर ग्राफ के कोई भी एक पाइप को आप पकड़ लो, कोई भी एक पाइप को आप पकड़ोगे ना, तो एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है, तो ये भी क्यों हो रहा है, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी देखना विद इन 5 मिनट्स आपको ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों है। तो आप लोग को थोड़ा पेन पेपर स्पीड में चलाना है, ठीक है। चलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल ये है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये अपना आउटपुट। अच्छा ये तो पिछले में मैंने लिखा था ना, ये अपना आउटपुट दो आउटपुट देता है। या तो ये आउटपुट x ही दे देगा, जो आपने इनपुट डाला वही आउटपुट आ जाएगा, कब, जब आप x को इंटीजर डालते हो। जैसे एग्जांपल एग्जांपल अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे मॉड का मतलब क्या था, मॉड नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव करता था और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी आप डाल लो, जो डालोगे आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकते हैं, -2 -3 -1 +1 -88 +99 कुछ भी, बट वो इंटीजर ही आता है। तो ये आउटपुट हमेशा इंटीजर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं दो ब्रांच बनाता हूँ। पहली ब्रांच है कि जो भी आपने एक्स डाला वही एक्स आ जाएगा अगर एक्स आपने इंटीजर डाला है तो। और सेकेंड, लेस देन बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन, ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन, ये सेकेंड ब्रांच है ना, ऑन नंबर लाइन इफ एक्स आपने इंटीजर नहीं लिया तो। अगर आपने एक्स इंटीजर नहीं लिया तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि लेस देन बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में, देखो पहले सैंपल समझ लो फिर लिखते रहना आराम से। जैसे मैंने आपको दे दिया एक्स की वैल्यू 2.3, तो 2.3 को ना आप नंबर लाइन में जाइए, देखिए कहाँ पर आता है। तो आपको पता है नंबर लाइन में 2.3 2 और 3 के बीच में कहीं पर आता है। तो 2.3 को आप नंबर लाइन में यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप पीछे जाइए नंबर लाइन में, लेस देन मतलब पीछे जाइए, और इनमें भी पीछे में बहुत सारे इंटीजर आ रहे हैं, 2.3 के पीछे बहुत सारे इंटीजर आ रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2। तो 2.3 का आउटपुट आएगा 2। तो अब आप इसको टेक्निकली याद क्या रखेंगे, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है अगर वो नॉन इंटीजर है, जैसे मैंने आपको दे दिया 5, तो 5 एक इंटीजर है तो आउटपुट 5 ही आएगा। अगर आपने अंदर में इंटीजर लिया तो आउटपुट वही आएगा। अगर आपने अंदर में 2.8 ले लिया तो आउटपुट 2 ही आएगा। कैसे, नंबर लाइन में जाइए, 2.8 की पोजिशनिंग डिसाइड कीजिए, 2.8 की पोजिशनिंग डिसाइड करने के बाद अब आप नंबर लाइन में पीछे मूव कीजिए, पीछे मूव करते पहला इंटीजर तो जो टकराता है वो इसका आउटपुट बनेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूँ -22, तो -22 तो अपने आप में इंटीजर है, तो इसका आउटपुट -22 ही आएगा। लेकिन अगर मैं दे दूं 0.8, तो 0.8 नंबर लाइन में पता है कहाँ, यहाँ कहीं आता है। तो पीछे जाइए, पहला इंटीजर कौन टकरा रहा है, 0। तो मैंने आपको दे दिया जैसे -1.3, ये देखो -1.3 का पिक्टोरियल डायग्राम बना हुआ है, उसको मैंने यहाँ प्लॉट किया और पीछे गया तो पहला इंटीजर कौन टकराया, -2, तो -1.3 का आउटपुट हो जाएगा -2। तो ये है इसका बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस समझ में आ जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। डायग्राम वायग्राम में भी कहीं कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये सब एग्जांपल लिख लेना। जब आप अंदर में इंटीजर डालोगे तो आउटपुट इंटीजर ही आएगा, लेकिन जब आप अंदर में कोई ऐसा डेसिमल नंबर डालते हो तो वो डेसिमल नंबर का नंबर लाइन में जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन में जस्ट पीछे जाने पे जो पहला इंटीजर टकराता है नंबर लाइन में, दैट इज व्हाट एन आउटपुट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ आउटपुट,
आइदर मतलब आउटपुट तो इंटीजर ही आएगा, बट इनपुट कैन बी टू काइंड्स। या तो इंटीजर इनपुट डाल सकते हो आप, या तो आप डेसिमल इनपुट डाल सकते हो। ठीक है, हाँ चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो चलो पॉइंट में आता हूँ मैं। अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मुझे आउटपुट जनरेट करके दीजिए इसका। अगर मैं x की वैल्यू 1.1 ले लेता हूँ तो आउटपुट देखो क्या आएगा। 1.1 का आउटपुट अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 1. आउटपुट 1। चलो ठीक है, 1.2 का आउटपुट चैतन्य, चैतन्य जल्दी जल्दी। आशमा 1.2 का आउटपुट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर 1. एग्जैक्टली। प्राची 1.3 का आउटपुट। सर 1. ओके, प्राची आप एक और बताओ, नहीं किरण आप बताओ 1.99 का आउटपुट क्या होगा। सर 2. फंस गए ना आप। मैं आपको बता नहीं रहा था कि 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, हाँ 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना अप्रोक्सीमेट फंक्शन नहीं है, अप्रोक्सीमेट नहीं करना है हमें। नंबर लाइन में जो भी उसकी पोजीशनिंग है ना उसके पीछे जाना है फिर। तो 1.99 ओके सर. जस्ट है ना, तो किरण 2 के जस्ट पहले वाला नंबर है 1.99। तो ओके सर. 1.99 को प्लॉट कर रहे हैं तो 2 के पहले, बट 1.99 में आप नंबर लाइन में पीछे जाओगे तो पहला इंटीजर जो टकराएगा दैट विल बी लाइक 1। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको सबको ध्यान रखना है। वो ये है कि अगर आप, अच्छा एक चीज और आप लोग से चाहिए मुझे, आयाना आप बताइए, x की वैल्यू 1 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा। 1. एग्जैक्टली। तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो 1 से लेकर 1.99999 तक कुछ भी आप पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 को इंक्लूड कर लिया हूं ना मैं। 1.999 का मतलब ये जाता है कि 2 तक जा रहा हूं मैं, बट 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आप लोग बताइएगा दैट इज राइट और रॉन्ग, कि x की वैल्यू 1 से 2 तक 1 को ले लेता हूं मैं, बट 2 को नहीं लेता हूँ 2 के पहले तक। तो क्या इसका आउटपुट 1 होगा। ये देख लो एक बार, सही है ना कि गलत है, एक बार चेक कर लो सब, आराम से चेक कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, अब आप मुझे इसका बता दो फिर, 2 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आउटपुट क्या आएगा। 2 आप 2 इंक्लूड कर लो ना 2, बट 3 को इंक्लूड मत करना क्योंकि 3 एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर को जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के डालोगे तो आउटपुट इंटीजर ही आ जाता है। तो 2 से लेकर 2.99 तक आप कुछ भी पुट करेंगे तो आउटपुट हमेशा 2 ही आएगा। अच्छा 3 से लेकर 4 तक चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा 3 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब तो एक चीज, एक मिनट, अरे आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो भी हम लोग लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ले रहे हैं ना, जैसे 3 से 4 तक लिया तो 3 को इंक्लूड करते हैं हम लोग तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट वही आ रहा है। जैसे आपने एक काम करो, -1 से लेकर 0 तक ले लो, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ना -1 आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। बहुत लोग इसका आंसर गलत लिख के आते हैं, बहुत लोग। -0.8 का आउटपुट ना पता नहीं क्यों लोग 0 ही लिख देते हैं। तो -0.8 यहाँ कहीं आता है नंबर लाइन में, तो इसको पकड़ो और पीछे चलो, पीछे जाओगे तो पहला इंटीजर आएगा -1। तो -0.8 का -1 आउटपुट है -1। एग्जैक्टली। तो ये आउटपुट के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो -1 से 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपना आउटपुट देता है -1। अच्छा एक चीज और जो कि लास्ट चीज है मेरी, अब फाइनली मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैंने क्या बोला, y। तो बार बार मुझे ग्राफ किसका बनाना है, y को लेके। मतलब y इक्वल्स टू 1, ये देखो y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, इसके ग्राफ बनेंगे पूरे। ये सब y तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। लेकिन 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 अब आप जैसे ये वाली ब्रांच को देख पा रहे हो, ये ब्रांच को देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ केवल कितने टुकड़ों के लिए अलाउड है, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक, केवल इतने टुकड़े के लिए y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ अलाउड है। और वहां पर x की वैल्यू 1 इंक्लूडेड है, ठीक है, बट x की वैल्यू 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए आपको पता है, जो आपको मैं ग्राफ डिस्प्ले कर रहा था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वाला ग्राफ, x की वैल्यू 1 से 2 तक का ग्राफ दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये x की वैल्यू 1 से 2 तक का ग्राफ है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये जो ऊपर में ये लाइन जो चल रही है ना, ये पूरी लाइन कहलाती है y इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा नहीं लेना है, ये लेना 1 से 2 तक ही है, जहां पर 1 को इंक्लूड करना है और 2 को नहीं करना है। ये अब बाकी इधर के आगे के पार्ट और इधर के पार्ट डिलीट हो जाएंगे। ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ था, तो उसमें से उतने टुकड़े को ले लिए हम लोग। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं,
जैसे मैंने ले लिया नीचे वाला ब्रांच, देखिए x की वैल्यू 2 से 3 लेते हो अगर आप, तो y की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू अगर आप 2 से 3 लेते हो तो y की वैल्यू आएगी 2। तो देखो ये x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर कहीं पर 3 है, तो ये x की वैल्यू 2 से 3 तक लेता हूँ मैं, तो y की वैल्यू आएगी 2। ये तो ये पूरा 2, ये पूरा ग्राफ नहीं लेना, y इक्वल टू 2 का ये पूरा नहीं लेना है, ये पूरा नहीं लेना है ना, आपको केवल इतना टुकड़ा लेना है 2 से 3 तक का। दैट इज द रीजन आपको ये जो ग्राफ दिख रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, ये एक टुकड़ों में दिखता है, ये स्टेप अप फंक्शन कहलाता है। यही एक बहुत क्लियर रीजन है। इसी तरीके से पूरा नीचे, तो इसीलिए हम लोग इसको वो बोलते हैं कि ये स्टेप अप फंक्शन कहलाता है, ग्लैडर जैसे इसका ग्राफ दिखता है। बट बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसके डोमेन में क्या रहेगा, कुछ भी एक्स आप डालिए ये आउटपुट देता है। बट ये आउटपुट क्या देता है, आउटपुट हमेशा ये देता है इंटीजर वैल्यू। तो आप यहाँ लिख देना, आउटपुट इज ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर्स, हमेशा इसका आउटपुट आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसका ग्राफ तो ये रहा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना तो इसका डिस्प्ले आप ऐसा बना सकते हैं, देखो ऐसा y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आप ऐसा डिस्प्ले दे सकते हैं और फिर उसके नीचे आप लोग ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वो ऐसा डिस्प्ले देने से क्या होता है, बहुत क्लैरिटी से चीजें आप लोग को दिख जाएगी। और रहेगी -3 वैल्यू कब, जब -3 से आप 4 तक लेते हो, जहां पर -3 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अदरवाइज रहेगी -2 वैल्यू कब, जब -2 से, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, यस ये -2 है ना, -3 से -2 तक ले रहा हूँ। अदरवाइज रहेगी -2 वैल्यू। अगर ऐसे करते करते और भी ऊपर भी रहेगी ना वैल्यू, मैं कुछ ही नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा हूँ, -1 तक। अदरवाइज ये रहेगी -1 कब, जब आप एक्स को लोगे -1 से लेकर 0 तक, कुछ भी ले लो आप -1 से लेकर 0 तक, यू विल गेट इट्स आउटपुट इज ऑलवेज -1। आप 0 आएगा आउटपुट कब, जब आप 0 से लेकर 1 तक कुछ भी लोगे, 0 से 1 तक आप कुछ भी ले लीजिए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, 0 को इंक्लूड करते हुए, तो देखना आउटपुट 0 ही आएगा। अदरवाइज आएगी वैल्यू 1 कब, जब एक्स की वैल्यू रहेगी 1 से लेकर 2 तक, ऐसा। अदरवाइज आएगी वैल्यू 2। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा ना, मतलब ब्रांचेस इस तरीके से चलते रहेंगे, कब, जब एक्स की वैल्यू आएगी 2 से 3, और बस ऐसे ही आप नीचे और ऊपर और बढ़ाते जाएं। तो हमेशा इसका आउटपुट जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हमेशा इसका आउटपुट आएगा इंटीजर। बट इसके डोमेन टुकड़ों टुकड़ों में लिए जा रहे हैं, बट डोमेन सब चीज अलाउड है, डोमेन में सब एक्स ले रहे हैं हम, बट वो टुकड़ों टुकड़ों में ले रहे हैं फॉर मेकिंग ग्राफ। एक सेकंड, तो ऐसा ब्रांच बना लेना, फिर ये ग्राफ बना लेना। चलो नेक्स्ट, ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ फाइनली। ये पूरे उसी के सैंपल मैंने ग्राफ के रखे हुए हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, रेंज इज वाई सच दैट, ये स्लैश का मतलब होता है सच दैट y बिलोंग्स टू z, इसका मतलब होता है z मतलब होता है इंटीजर, या तो इंटीजर को i से लिखो या तो z से, और डोमेन तो रियल नंबर है ही, ठीक है। तो ये स्टेप अप फंक्शन का ग्राफ है। हम्म 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 अब देखो जैसे कि ना इसका डोमेन है, अब जैसे मुझे इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन ऑफ दिस, तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन ही उसी को लेके वैरायटी उसकी क्वेश्चंस के, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बार डिनोमिनेटर में है, तो मुझे ये सोचना है कि ऐसे कौन कौन से एक्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो भैया थोड़ा रिस्की केस है, थोड़ा आराम से सोचो, ऐसे कौन कौन से एक्स हैं जिसके कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 ऑन विच एक्स, ऐसे कौन कौन से एक्स है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आउटपुट 0 आता था। थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई ग्राफ आप जाके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोचो 0.8 का आउटपुट 0 होता था, 0.2 का आउटपुट भी 0 होता है, 0 का भी आउटपुट 0 ही होता है। तो आपको पता है जब भी आप एक्स की वैल्यू, ये देखो 0 से लेकर 1 तक कुछ भी लोगे, जब भी आप एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कुछ भी लोगे, वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज नॉट, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा आपको आउटपुट 0 देगा।
इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी को हमें हटाना पड़ेगा, इस x को, क्योंकि ये x के कारण इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0, और इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0, तो भैया एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो फाइनली डोमेन विल बी व्हाट, x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर में से मैं इतनों को हटा देता हूँ, खत्म। 0 से लेकर 1 तक हटा दिए, 1 इज नॉट, 1 को हटाया नहीं गया ना, क्योंकि 1 नॉट इंक्लूडेड है। तो जब ये नॉट इंक्लूडेड है कि तो सब्ट्रैक्शन में भी नॉट इंक्लूडेड ही रहेगा। So this is what domain of this question. If everyone understood, then I am moving next question. Otherwise, आपके डाउट डिस्कस कर लेते हैं. Why we have rejected x belongs to 0 से 1? सर हाँ जी. सर 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? आपको पता है x की वैल्यू 1 लेओगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? 1. तो उससे डिनोमिनेटर 0 थोड़ी हो रहा है. जब डिनोमिनेटर 0 होता है तब हम लोग को ये सोचना रहता है ना. आशुतोष कहाँ गायब हो गया ये? ब्रैकेट्स के फॉर्म में भी अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो ना, देखो कैसे लिखूंगा मैं. x बिलोंग्स टू, मेरे को क्या क्या x लेना है, ठीक है, क्या क्या लेना है. मैं क्या लूंगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, 0 के पहले तक पूरा लूंगा, 0 को नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी तक 0 तक पूरा लूंगा मैं, यूनियन. फिर मैं 1 ले सकता हूँ, 1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से इंफिनिटी. या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, दोनों एक ही मतलब है. दोनों एक ही मतलब है. पूरे रियल नंबर में से 0 से 1 को हटा दो, 0 इंक्लूड करके. या तो लिखते समय ऐसा लिख दो कि माइनस इंफिनिटी से 0 वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड. यूनियन 1 को मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 1 को मैं ऊपर से एलिमिनेट किया था, तो नीचे तो ले सकता हूँ लिखते समय. तो 1 से इंफिनिटी. आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो इसका. चलो नेक्स्ट. अब देखो, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रेयर यूज होती है, बट सडन यूज हो जाती है अचानक से, मतलब बिना बताए ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर. जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो 4th नंबर की होती है. तो ये 1 2 3 तो ऐसी है. ठीक है, ये ऐसे लिख लो आप लोग कि कोई भी एक्स आप ले लो. जैसे एग्जांपल मैंने एक्स को लिया 2.3. ठीक है, अब इस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है आप लोगों को क्या होता है? इस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है. तो हमेशा कोई भी नंबर हमेशा या तो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा. और हमेशा ये वाला नंबर 2.3 जो है, वो हमेशा अपने, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2, और उसमें +1 कर दो, तो 3 से हमेशा ये वाला नंबर छोटा होगा. मतलब ये कोई भी नंबर है x, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2.3 इज एनी नंबर x. ये 2.3 कोई भी नंबर है x. तो ये x ना अपने ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या x होगा, 2, उसमें 1 ऐड कर लो. और ये अपने ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x के कभी के बार बराबर भी आ सकता है, और या तो फिर हमेशा अपनी ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा आएगा. जैसे एग्जांपल, अगर मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू 3 लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, वो यही होगा, 3. और इसको मैं क्या लिखूंगा फिर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + 1. ये प्रॉपर्टी नंबर 1 समझा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को. तो अब आप देखिए, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 3 होता है, तो देखो 3 3 के बराबर हो गया, बट 3 तो हमेशा 3 + 1 4 से छोटा ही होगा. तो इसलिए इक्वालिटी लगाते हैं हम लोग एक तरफ. तो ये 3 ना ऐसी ही प्रॉपर्टी, इतनी कुछ खास नहीं है, ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लोग लिख के रखिए. मैं 4th प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा. 4th वैसे है भी कि नहीं लिखा हुआ इसमें? हाँ है. ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, रहने दो. ये पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट की. इसमें क्या है पता है, अगर आप अंदर में, जैसे मैंने दिया आप लोग को अंदर में 5.3, ये क्या बोलना चाह रही प्रॉपर्टी, मैं आपको पहले समझा देता हूँ. 5.3 है, 5.3 को मैंने लिख दिया 3 + 2.3, मैंने ऐसा लिख दिया. तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अंदर वाले नंबर में, कोई भी अंदर वाले दो नंबर में अगर कोई भी प्योर इंटीजर है, तो उसको आप बाहर कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और जो डेसिमल नंबर है सिर्फ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो. ऐसा बोलना चाह रहा है ये. तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो वैल्यू आएगी 5. और 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5. तो देखो मैच हो रहा है आंसर.
बोलना क्या चाह रहा है ये, अंदर में दो पार्ट्स बने हुए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो इन दोनों में जो भी इंटीजर है उसको आप बाहर कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर से। यू कैन रिमूव इंटीजर फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है, तो यू कैन रिमूव m इफ m इज एन इंटीजर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद एग्जांपल मैंने नीचे एलोबरेट कर दिया, तो ये थोड़ा अपने काम का चीज है ना। जैसे आप 5.3 को ऐसा भी लिख सकते हो जैसा आपको मन है, मैं तो एग्जांपल के लिए समझा रहा था। 2 प्लस 3.3, तो आपको पता है डेसिमल नंबर कौन है 3.3 और इंटीजर कौन है 2, तो 2 को आप फ्री कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर से और सिर्फ 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। तो 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है 3 ही, 3 इटसेल्फ। तो 2 प्लस 3 हो गया 5। तो हर केस में, हर सिचुएशन में आंसर वही आएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये फोर्थ ना, ये फोर्थ नंबर थी, ये फोर्थ लिख देना आप, या जो भी नंबरिंग देना आपको नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये 5, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लीजिए कुछ भी नंबर का, और उसी के नेगेटिव नंबर का लीजिए, या तो आंसर 0 आएगा या तो -1 आएगा। आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहो तो ले सकते हैं, बट यहाँ पर 0 कब आएगा, जब भी आप इसका आप देखना चाहते हैं इसका एग्जांपल, तो देखो मैं x की जगह 2 डाल देता हूँ, तो 2 प्लस, और यहाँ पर x की जगह मैंने 2 डाला है, x की जगह 2 डाला है ना, वहां पर अंदर में माइनस है, बट डाला मैंने x की जगह 2 ही है। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो रिजल्ट आ गया 0। तो जब भी आप इंटीजर लेंगे तो ये दोनों का सम हमेशा 0 देगा, और जब भी आप नॉन इंटीजर लेंगे, जैसे मैंने डाल दिया 2.3, ठीक है, ये 2.3 हो गया, और यहाँ पर हो गया ये -2.3। ये देखो मैंने दोनों का एग्जाम्पल बता दिया। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, एंड अकॉर्डिंग टू -2.3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। क्यों? क्योंकि देखो -2 और -3 के बीच में कहीं पर आता है 2.3 माइनस वाला, तो नंबर लाइन में पीछे जाना है, पहला इंटीजर जो टकरा रहा है वो -3 है, सो दैट इज द रीजन -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3। सो 2 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। सो दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट वन, कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर रिजल्ट 0 देता है अगर x इंटीजर है, अदरवाइज रिजल्ट देता है -1। तो आप अगर अदरवाइज का मतलब क्या हो जाता है पता है, इंटीजर को छोड़ के कुछ भी x आप पुट करेंगे तो ये दोनों का सम हमेशा -1 है। तो आप हमेशा रिजल्ट को कैसे याद रखेंगे, आप पुट कर करके ही याद रखेंगे। मुझे पता है इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें आपके अदर सब्जेक्ट की भी होती है, इतनी सारी चीजें याद करना आसान नहीं है। तो ऐसे पुट कर करके आपको गेम खेलना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का। लेकिन देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बेवकूफी, एकदम अंधाधुंध काम करते हैं कुछ लोग, ऐसा करते हैं। देखना, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बट इस बार ना माइनस जो है वो अंदर नहीं है, वो बाहर है। आपको क्या लगता है? ओके आशुतोष, आशुतोष लॉग आउट कर लो आप। मैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये, बट उसमें माइनस अंदर नहीं है बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x जैसा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये ऐसा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही है, बट इस बार माइनस जो है वो अंदर नहीं बाहर है। ये दोनों का सम क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? एनीवन? किरण? सर 0। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस आना चाहिए यहाँ पर 0, क्योंकि जब आप प्लस और माइनस को ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया 0। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम अंधाधुंध जैसे काम करते रहते हैं, उनको दिमाग में बैठा रहता है ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ाया था किसी सर ने तो ये इसको ऐसा 2 ब्रांच में ब्रेक कर देते हैं, एक बार 0 एक बार -1। भैया ये क्वेश्चंस में आता है तो ये सब ध्यान देना रहता है ना ये सब चीजों में। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तब वो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं हम।